हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से हिंदी फैकल्टी। आज हम लोग जो हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उसके जो टर्म 2 के अंतर्गत जो चैप्टर आने वाले हैं उसका वन शॉट वीडियो जो है वो करेंगे। उसमें रिवीजन हम लोग करेंगे तीनों चैप्टर का। तो आपके टर्म 2 में 3 चैप्टर इस बार आने वाले हैं। वो है, पहला है माता का अंचल जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। दूसरा चैप्टर है हमारा जॉर्ज पंचम की नाक जिसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। और तीसरा चैप्टर है हमारा साना साना हाथ जोड़ी जिसके लेखक हैं मधु काकरिया। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले अध्याय से। पहला अध्याय है हमारे माता का अंचल। तो पहला जो अध्याय है, हमने इस पूरे चैप्टर को थोड़ा सा शॉर्ट में तैयार किया है ताकि हम लोग जल्द से जल्द जो है इस चैप्टर को कम शब्दों में समझ सकें, और इससे संबंधित जो कुछ मुख्य प्रश्न हैं उसका भी हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ के सारांश से। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स बना करके इसको शुरू किया है। तो पहला हमारा है पॉइंट, लेखक का पिता के साथ अनेक गतिविधियों में भाग लेना। पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बता देती हूँ। इस चैप्टर में ग्रामीण परिवेश के बारे में बताया गया है। ग्रामीण परिवेश में जो एक माता पिता हैं, उनका एक छोटा बच्चा है और वो जो खेल खेलते हैं, वो उनका जो चरित्र है पिता का बच्चे का, वो ही यहाँ पर पूरा दिखाया गया है। तो यहाँ पर लेखक जो हैं उनका अपने पिता के साथ कैसा संबंध है, क्या क्या गतिविधियां वो करते हैं अपने बच्चे के साथ, जो वो ही यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए, लेखक का नाम तारकेश्वर दत्त था किंतु पिताजी लाड में उन्हें भोलानाथ कहते थे। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो चीजें हैं इनमें इनसे प्रश्न भी बनते हैं, तो इसीलिए हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको जरूर लिया है। तो मुख्य नाम उनका है लेखक का तारकेश्वर, लेकिन उनके पिताजी उनको भोलेनाथ कहते थे प्यार से। भोलानाथ का अपनी माता से केवल खाना खाने एवं दूध पीने तक का नाता था। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। पिता प्रातःकाल उठकर भोलानाथ को भी अपने साथ नहलाकर पूजा में बिठा लेते थे। अब यहाँ पर लेखक जो है, जिनका नाम भोलानाथ जो है, वो अपनी माता के पास में ज़्यादा समय नहीं बिताते थे। वो अधिक से अधिक समय जो है अपने पिता के साथ बिताते थे। केवल अपनी माता के साथ उनका दूध पीने और खाना खाने तक का ही संबंध रहता था। मतलब वो इसी समय अपनी माँ के पास जाते थे, अन्यथा वो अपने पिता के साथ ही रहना, खाना पीना सोना सब अपने पिता के साथ ही उनका होता था। और वो अपने पिता के साथ ही जो है सोते थे, उन्हीं के साथ उठते थे। तो उनके साथ उठ करके वो भी उनको नहला करके भोलानाथ को और पूजा में बिठा लेते थे। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक में राम नाम बही पर 1000 बार नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। जो लेखक के पिताजी हैं उनके पास एक राम नाम की बही थी, उसमें वो राम नाम राम 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 इस तरीके से लिखा करते थे। और वो पूरा पेज जब भर जाता था तो उसको भगवान की जो पूजा की पुस्तक होती थी उसके साथ बांध करके उसको रख देते थे। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती थी। एक कहते ना कि बच्चे और पिता के बीच में एक प्यारा सा संबंध जो यहाँ कुश्ती के रूप में दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत लड़ाई कर रहे थे आपस में, ऐसा नहीं, प्यार वाला संबंध यहाँ कुश्ती के रूप में दिखाया गया है। पिताजी अपने आप को छोटा महसूस करवाते हैं वहाँ पे कि भाई वो कम ताकतवर हैं और बच्चा ज़्यादा ताकतवर है। पिताजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता था। तो पिताजी हंसते हंसते उसके हाथों को मूछों से छुड़ाकर उसे चूम लेते थे। भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर भी खिलाते थे। अब यहाँ पर पहले तो पिता और बेटे का संबंध बताया गया है कि वो प्यार में क्या करते थे, वो बच्चा है छोटा तो वो अपने पिता की मूछों को जो है ऐसे पकड़ के खींचता था। तो पिताजी उसको पकड़ करके उसके हाथों को छुड़ा करके मूंछों से और प्यार से उसको चूमते थे, और फिर अपने हाथ से एक जो बर्तन जो है उसमें चावल और दूध उन दोनों को मिला करके उनको खिलाते थे। फिर आगे, ये तो पिता और पुत्र के संबंध के बारे में बताया है। आगे माँ के साथ भोलानाथ का संबंध, माँ और बेटी का क्या संबंध है वो है, जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो उसके बाद भी माँ थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से
कोर यानी टुकड़े बना करके यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो पिता ने तो खिलाई दिए चावल और दूध जो है मिला करके खिलाए हैं, लेकिन फिर भी माँ को लगता है कि मेरे बेटे का पेट अभी नहीं भरा है। तो माँ भी क्या करती, दही और चावल को सान करके, यानी उन दोनों को दही और चावल को, भात चावल के लिए ही आया है, दोनों को मिला करके और फिर खिलाती। तो अब बच्चा तो मना करेगा कि नहीं खाना है, तो इसी के लिए वो नए नए प्रयास करती है। प्रयास कैसे करती, वो बच्चे को बहलाना थोड़ा आसान होता है, तो जो अलग अलग पक्षी हैं इनका नाम लेती और कहती कि ये अगर तुम नहीं खाओगे तो ये उड़ जाएगा, ये पक्षी जो है ये उड़ जाएगा। तो ऐसा कहने पर वो तब भोलानाथ सब बनावटी पक्षियों को खा लेता था, यानी वो जो भी कोर वो खिला रही हैं और वो बच्चा वो बन करके खा लेता था। भोलानाथ की माँ उसे अचानक पकड़ लेती और एक चुल्लू कड़वा तेल उसके सिर पर अवश्य डालती थी, ताकि उसे सजा धजा कर कृष्ण कन्हैया बना देती थी। खाना खिलाने के बाद माँ क्या करती थी, वो भागता था बच्चा तो उसको जबरदस्ती पकड़ करके एक चुल्लू यानी हथेली में जो है भर के पूरा, और कड़वा तेल यानी जो सरसों का तेल है वो लेकर के उसके बालों में अच्छे से लगाती और उसे एक चोटी बना देती, ताकि वो पूरे कृष्ण कन्हैया की तरह लगने लगता था। फिर है माता और पिता के बारे में बताने के बाद बच्चों की शैतानियां और खेल, वो किस तरीके से वो आपस में दूसरे बच्चों के साथ खेलता और कौन सी शैतानियां वो करता था, उसके बारे में बताया गया है। भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। यानी जो गांव में घर में जो बड़े बड़े घर होते हैं गांव में, उसमें एक जो चबूतरा है उसके कोने को नाटक का रंगमंच बना दिया जाता था। यानी एक कोना ले लिया उन्होंने, पकड़ लिया कि हमें यहाँ पर खेलना है, तो उस कोने को खेल के लिए प्रयोग करते थे। बाबूजी के नहाने की छोटी चौकी को रंगमंच बना दिया जाता था। अब वो जो आंगन उन्होंने थोड़ा सा जगह जो लिया है वहां पे उन्होंने एक चौकी लगा दी जिसपे वो बैठ के उसके पिताजी नहाते थे, तो उसको रंगमंच यानी स्टेज बना दिया जाता था। उसी पर मिठाइयों की दुकान, चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। अब देखो, अब वो खेल खेल रहे तो सारी चीज़ें बनावटी होंगी, तो वहाँ पर जब उन्होंने एक आंगन का एक कोना जो लिया है उसको उन्होंने खेल का स्थान बनाया है, जो चौकी है उसको उन्होंने स्टेज बना लिया है। अब स्टेज पे क्या करेंगे, वो दुकान लगाएंगे, तो दुकान लगाएंगे तो मिठाई की दुकान उन्होंने लगाई, तो उसमें जो गाँव के लोग जो चिलम पीते हैं तो उसका जो कवर होता था उस कवर पर वो कपड़ा लगा देते थे और वहाँ पर जो है थालों में ढेले के लड्डू और पत्ते रख देते और उस पर जो है ढेले यानी मिट्टी के गोले बनाते वो लड्डू के रूप में, और जो छोटे छोटे पत्ते हैं उनको पूरी कचौरी बना लेते, बनावटी है तो कुछ भी, और गीली मिट्टी है उसको ऐसा चपटा करके उसकी जलेबियाँ, और जो घड़ा फूट गया है उसके जो टुकड़े हैं यानी उन टुकड़ों से वो उनको बताशे के रूप में काम में लेते थे। तो इस तरीके से वो पूरी मिठाई की दुकान ऐसी बनावटी चीज़ों से सजा लेते थे। उसमें दुकानदार और खरीदार सभी बच्चे ही होते थे, यानी जो आपस में खेल रहे हैं वही खरीदार हैं और वही बेचने वाले बन जाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे घरौंदा बनाते, यानी अब मिठाई की थोड़ी देर में वो बोर हो जाते हैं बच्चे, किसी भी खेल को खेलते हुए वो जब बोर हो जाते हैं तो वो उस चीज़ को बदल लेते हैं। तो उनका जो मिठाई की दुकान का खेल था वो समाप्त करने के बाद अब वो घरौंदा बनाते थे। घरौंदा यानी घर, वो घर घर वाला खेल खेल रहे हैं, तो उसमें क्या करते थे, धूल की मेड़ दीवार बनती थी, यानी जो मिट्टी है उससे तो वो दीवार बना लेते थे, और तिनकों का छप्पर और जो घास वगैरह जो होती है उसका छप्पर यानी घर बन गया। दातून के खंबे और जो नीम जो होती है उसके जो दातून जिससे किया जाता है उसको खंबे के रूप में काम लेते थे, पिलर बनाते थे उसका, और दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, और दिया सलाई यानी जो माचिस होती है उसका जो कवर होता था उसके वो दरवाजे बनाते थे। इसी प्रकार के अन्य सामानों से बच्चे जोनार यानी दावत खाने का जो है ना, इसी प्रकार के जो और भी सामान है उससे वो जोनार यानी दावत तैयार करते थे, खाने का जो सामान है उसको तैयार करते थे। तो ये उनके खेल थे और वो उसमें ऐसी बनावटी चीज़ों को प्रयोग करते थे। आगे
बच्चों के खेल में पिता का भाग लेना। अब जब वो खेल रहे हैं इस तरीके से तो उसमें बीच बीच में पिताजी आते हैं और वो भी भागीदारी वहां पर निभाते हैं। तो देखिए आगे, जब पंगत, पंगत यानी आपने देखा होगा कहीं पर भी शादी पार्टी कहीं पर भी सब लोग एक पंक्ति एक लाइन बना करके सब खाना खाने बैठते हैं, उसको हम कहते हैं पंगत। तो जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर जीमने के लिए बैठ जाते, जीमने यानी भोजन करने के लिए उस पंगत में बैठ जाते थे खाना खाने के लिए। अब वो तो सारा बनावटी था फिर भी वो आकर बैठते थे। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते थे। अब बच्चों को शर्म आती क्योंकि वो तो सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो झूठ-मूठ का सारा सब काम कर रहे हैं, तो उनको शर्म आती। पिताजी जैसे आकर के बैठते तो सब लोग भाग जाते, वो जो भी उन्होंने बनाया था सबको को बिगाड़ करके। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे। बारात के लौट आने पर बाबूजी जैसे ही दुल्हन का मुख निरखने लगते वैसे ही बच्चे हंसकर भाग जाते थे। तो इन्होंने पहले मिठाई की दुकान लगाई, उसके बाद उन्होंने घरौंदा यानी घर बनाने का खेल खेला। तीसरा जो है वो जुलूस, बारात का जुलूस यानी शादी वाला जो है उस खेल को खेलते थे जिसमें बारात आती और जैसे ही पिताजी जो है दुल्हन का मुंह देखने के लिए आते, निरखने यानी देखने के लिए लगते, वैसे ही बच्चे जो है हंस करके, क्योंकि वहाँ दुल्हन भी बनावटी थी, तो वो हंस करके वहां से भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, फिर वापस से पिताजी के जाने के बाद वापस सब लोग इकट्ठा हो जाते और खेती की जाती है। अब वो जो है तीसरा खेल, उनका चौथा खेल जो है वो शुरू हो जाता। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। खेत का जो है खेल खेल रहे हैं तो ये सारे एक एक जो होता है सब उसमें खेती में वो सारे काम वो करते थे। फसल तैयार होते देर नहीं लगती थी और बच्चे हाथों हाथ फसल काटकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। अब खेल है, झूठ-मूठ का सारे फसल उन्होंने काम सारे बताए हैं कि भाई पहले हम जोत रहे हैं, फिर उसमें बो रहे हैं, फिर उसमें काट रहे हैं और फसल काटी और काटते उसे पैरों में रख करके उस पर चल दी, यानी उसको सारी फसल को खराब कर दिया। और कसोरे का सूप बना करके ओसाकर मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। यानी वो फसल काटी है और उसको काट करके पैरों से रोंद करके यानी इकट्ठा कर लिया उन्होंने। रोंदना तो बेकार करना है वैसे तो, लेकिन फिर उसको कसोरे का सूप बना करके, है ना, पीने के लिए, और ओसा करके मिट्टी के दिए के तराजू पर तोल करके, यानी मिट्टी का जो दीपक है उसमें उसको तोल रहे हैं और उससे पैसे वापस उस खेती के बदले, उस फसल के बदले पैसे लेते थे वो। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ लेते कि इस साल की खेती कैसी रही, भाई तुमने जो खेती करी, इन्होंने पैसे लिए हैं मतलब खेती हुई है तो कैसी रही, तो और नाम लेकर के भोलानाथ इस बार की खेती कैसी रही। तो तब बच्चे खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे, क्योंकि इन सारी बनावटी चीजें हैं उनको भी पता है, तो इसीलिए वो सारे उनके आते ही सारे सब कुछ छोड़ करके भाग जाते थे। आगे है बच्चों द्वारा गुरु मूसन तिवारी को चिढ़ाना। यहाँ देखो क्रम से सारी चीजें हैं, पहले पिताजी के साथ भोलानाथ के जो संबंध है, फिर माँ के साथ भोलानाथ के संबंध जो हैं वो बताए गए हैं, फिर उनके जो खेल हैं उसके बारे में बताया गया है, और फिर जो है अब आ गया गुरु मूसन तिवारी को बच्चे जो चिढ़ा रहे हैं वो जो है घटना के बारे में बताया गया है। आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते और चुन चुनकर घुले आम खाते थे। घुले यानी जो पके हुए आम हैं उनको खाते थे। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। अब देखो यहाँ पर एक घटना का जिक्र किया हुआ है कि वो जैसे ही आंधी आती तो आंधी, जब तो कोई बच्चे नहीं जाते थे, लेकिन आंधी समाप्त होने पर सारे बच्चे जाते और जो आंधी के कारण जो आम गिर गए हैं नीचे उनमें पके हुए आम को उठा करके वो खाते थे। तो एक बार जब आंधी आई है तो उस समय पूरा आसमान जो है काले बादलों से ढक गया है, अब बिजली चमक रही है और वहां पर बहुत सारे बिच्छू हो गए हैं। तब क्या होता है, बच्चे डर करके भाग गए, यानी वहां से, क्योंकि हर बार तो वो आम बीनने चले जाते थे, लेकिन ऐसा इस बार मौसम ज्यादा ही खराब था तो वो नहीं गए, डर करके वहां से भाग गए हैं। बच्चों में बेजू बड़ा ढीठ था। ढीठ यानी वो बिल्कुल किसी की बात सुनता ही नहीं था। रास्ते में बच्चों को मूसन तिवारी मिल गए। बेजू उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए बोला। अब देखो वहां से गुरुजी निकल रहे हैं
तो यहाँ जो इस बेजू के लिए कहा गया है कि ये ऐसा बच्चा है कि ये किसी की बात को सुनता ही नहीं है, तो वो उन गुरुजी के निकलने पर उनको चिढ़ाते हुए बोलता है गुरुजी को, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। शेष बच्चों ने बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। यानी गुरुजी को क्या बोला है बच्चे ने कि बुढ़वा बेईमान, यानी गुरुजी बूढ़े हैं और वो कैसे हैं, बेईमान हैं, और क्या करते हैं वो करेला का चोखा यानी करेले की सब्जी वो मांगते रहते हैं। ऐसा कह करके बेजू ने गुरुजी को चिढ़ा दिया और उसने बोला, और उसके साथ साथ बच्चे भी उसी की नकल कर रहे हैं, तो उन्होंने भी उसी चीज को रिपीट करना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तिवारी ने पाठशाला जाकर वहां से बेजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। अब वहां से तो ऐसा बोल करके चिढ़ा करके सब बच्चे भाग गए, लेकिन गुरुजी बेजू को और भोलानाथ को देख चुके थे, तो उन्होंने क्या किया कि 4 बच्चों को भेजा कि इन दोनों को पकड़ करके लेके आओ। बेजू तो भाग गया और भोलानाथ पकड़ा गया। वहां से बेजू तो भाग गया, चालाक था, भाग गया, तो वो भोलानाथ जो है वहां पर पकड़ा गया, जिसको गुरुजी ने डांट लगाई। उसको बहुत बुरे तरीके से गुरुजी ने डांटा। बाबूजी ने जब यह हाल सुना तो पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकार लिया। अब क्या करते हैं भाई, पिता तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है, लेकिन अब वो क्या करते हैं, गुरुजी से माफी मांग लेते हैं, और जब बच्चे को उन्होंने डांटा है तो बच्चे का रोना स्वाभाविक है, तो वो उसको पुचकारते हैं, चुप कराते हैं। वह गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ घर ले गए। रास्ते में भोलानाथ को साथी लड़कों का झुंड मिला। अब वो रोते हुए जा रहे हैं, पिताजी चुप करवा रहे हैं, और उन्होंने भी खुशामद की, उनसे माफी मांगी है, अब ले जा रहे हैं। तो जब वो भोलानाथ को पिताजी ले जा रहे हैं तो उनको बीच में भोलानाथ को अपने जो दोस्त हैं उनका एक ग्रुप मिल जाता है, तो उन्हें नाचते और गाते देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिल गया। अब देखो वो इतना रो रहे हैं और रोते रोते चुप नहीं हो रहे हैं, और जैसे ही अपने मित्र मिले तो वहां से गोद में से उतरे, रोना वोना सब बंद, और वो उस मित्रों की मंडली के साथ वहां से उनके साथ चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने मित्रों के सामने जो है सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें सब अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो रोना धोना भूल करके उन्हें खेलना अच्छा लगता है, तो अपने मित्रों के साथ वहां से चले गए। आगे क्या होता है, एक जो इसकी घटना है, भोलानाथ का सांप से डरकर भागना, और ये इस चैप्टर की लास्ट घटना है। तो इसमें देखो क्या होता है, एक टीले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी डालने लगे। अब वो सारी मंडली वहां से जब भागी है, भोलानाथ भी साथ गए हैं, तो क्या होता है कि टीला जो पहाड़ जैसा होता है लेकिन ये छोटा होता है, तो वहां जाकर के चूहों के बिल में वो क्या करते हैं, उस टीले में जो चूहों ने बिल बना रखा है उसमें वो पानी डालना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ही देर में सब थक गए, तब तक बिल में से एक सांप निकल आया। अब वो मस्तियां कर रहे हैं बढ़िया, सब एक साथ जाकर रहे इकट्ठे हो गए, पानी डाल रहे हैं, लगा कि भाई चूहा बाहर निकलेगा, चूहा बाहर निकलेगा, लेकिन वहां चूहा बाहर नहीं निकलता। अब वो ऐसे मस्ती करते करते तो थके हुए तो थे ही, अब वो वहां से अच्छे से थकने के बाद इतने में क्या होता है, एक सांप निकल जाता है उस बिल में से। चूहा तो नहीं निकलता और सांप निकलता है, तो जिसे देखकर रोते चिल्लाते सब भाग गए। भोलानाथ का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। जब सब भाग रहे हैं तो सब अनाप शनाप भाग रहे हैं, कोई इधर भागा कोई उधर भागा, और भागते इतनी तेजी से, डर के मारे इतना तेज भागते हैं कि गिरते पड़ते पहुंचते हैं। तो जब गिरते पड़ते पहुंचते हैं तो पूरे हाथ पैरों में लग चुकी होती है, उनका लहूलुहान यानी खून ही खून पूरे शरीर पर लग गया है। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए हैं, और वहां जब रास्ते में जो कांटे थे वो उनके पैरों में चुभ गए हैं। तलवा यानी पैर का नीचे का हिस्सा। वह दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। वो जैसे ही डर के भाग के घर पहुंचा, जब उसने देखा तो उसके जो पिताजी हैं वो हुक्का बरामदे में बैठ करके हुक्का पी रहे हैं। उन्होंने भोलेनाथ को बहुत पुकारा, पर भोलानाथ उनकी आवाज अनसुनी करके माँ के पास जाकर उसके आंचल में छिप गया। अब वो जिस तरीके से डर से कांपता हुआ आया था, भागता हुआ आया था और खून से पूरा सना हुआ था, उस समय पिताजी ने उसको देखा, आवाज भी लगाई, लेकिन उसने अपने पिताजी की कोई बात नहीं सुनी और जाके भाग करके माँ के आंचल के पीछे छुप गया।
भोलानाथ को डर से कांपते देखकर माँ जोर से रोने लगी और सब काम छोड़ बैठी। जैसे ही उसको देखा उन्होंने भोलेनाथ को कि ये तो डर के मारे कांप रहा है, तो माँ भी डर गई और माँ जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने सारा काम छोड़ दिया। झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर लगाई गई। भोलानाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पा रहा था, यानी उनके मुंह से कि भी वो पूछते हैं भाई क्या हुआ क्या हुआ, तो वो सांप शब्द भी पूरा नहीं बोल पा रहा था, इतना भोलानाथ डरा हुआ था। चिंता के मारे माँ का बुरा हाल था। इस बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। इसी बीच देखो क्या होता है भाई, पिताजी जो हैं अपने बच्चे को, वो हर समय पिताजी के साथ ज्यादा समय बिताता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पिता के इतना बुलाने पर भी पिता के पास नहीं जाता, केवल अपनी माँ के ही चिपका रहता है, क्योंकि बच्चा अपने आप को माँ के पास ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। तो पिताजी जो हैं कितने भी साथ रह लें, कितना भी ये कर ले, मदद कर लें, उनके साथ रह लें, उनके सारे काम कर दें, लेकिन माँ जो है, माँ के पास उनको अपनी सुरक्षा जो है महसूस होती है। इसीलिए यहाँ पर भी इस चैप्टर में आपने जैसा कि देखा है, भोलानाथ सारी गतिविधि अपने पिताजी के साथ करता है, लेकिन जब डर के, भाग के अपने आप को सुरक्षित करने वाली बात आती है तो अपनी माँ के आंचल में जाकर के ही छिप जाता है। तो ये तो हमारा अध्याय था। अब क्योंकि तीन चैप्टर से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमें लगे वो हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं। तो पहला प्रश्न उसके अंतर्गत हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका क्या कारण है, वो रोना क्यों भूल जाता है? तो उसको पॉइंट में हम लिख सकते हैं। पहला तो भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कि वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं, अपने बराबर के बच्चों के साथ ही खेलना वो पसंद करते हैं, इसीलिए पहला तो ये कारण हो गया। और भोलानाथ को अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेलने को मिलते थे। दूसरा कारण है, यदि वह अपने साथियों के सामने रोना सिसकना जारी रखता तो वे उसकी हंसी उड़ाते और उसे अपने साथ लेकर खेलने के लिए नहीं जाते। दूसरा कारण ये भी था कि अगर वो रोता रहता तो बच्चे सोचते इसका तो काम ही यही है, इसको रहने दो, हम इसको नहीं लेकर के जाएंगे, खेल इसको अपने साथ नहीं खिलाएंगे, थोड़ी थोड़ी बातों में रोता है। तो तीसरा, अपने मित्रों के साथ खेलने में भोलानाथ को बहुत मजा आता था, बहुत आनंद जो है आता था, तथा अपने मित्रों के साथ वह तरह तरह की शरारतें भी करता था। भाई बराबर के मित्र हैं तो शरारतें तो चलेंगी ही सही। फिर लास्ट है, वह अपने साथियों की मस्ती देखकर उसी में मग्न हो जाता, जिस कारण वह सिसकना भूल जाता था। तो ये 4 कारण जो हैं इसके हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तत्कालीन यानी उस समय के समाज में जो परिवार के बीच जो संबंध थे, जो उसका जो चित्रण यहाँ पर लेखक ने किया उसके बारे में बताना है। तो देखिए, माता का अंचल पाठ में लेखक ने अपने बचपन के ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है। गांव में किस तरीके से आपस में लोग रहते हैं उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। तत्कालीन पारिवारिक परिवेश अत्यंत आत्मीय एवं प्रगाढ़ था। अत्यंत आत्मीय का मतलब होता है अपनापन एक दूसरे के प्रति, परिवार के लोगों का, और प्रगाढ़ यानी बहुत गहरा संबंध यहाँ पर दिखाया गया है। उस समय बच्चे अपने माता पिता के अत्यंत निकट थे, बहुत करीब थे। माता पिता भी उनके प्रत्येक गतिविधि तथा खेल में सहभागी रहते थे। अब आजकल के जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चों की हर गतिविधियों पर ध्यान देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हर समय अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते, उनकी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। भोलानाथ भी अपने पिताजी के अत्यंत निकट था। अपने पिताजी के साथ गंगा घाट पर जाकर स्नान करना, पूजा पाठ करना, भोजन करना आदि उसका नित्य प्रति का काम था। हर काम जो है अपने पिताजी के साथ करता था वो। वहीं दूसरी ओर अपनी माताजी से उनका घनिष्ठ आत्मीय संबंध था। सांप के भय से भागकर पिताजी के बुलाने पर भी भोलानाथ माँ की गोद में जाकर छिप जाता है। अधिकांशतः सभी बच्चे साथ मिलकर शारीरिक खेल खेलते थे। उस समय के सामाजिक परिवेश में बालक खेल खेल में नैतिक मूल्यों जैसे सहयोग, प्रेम, एकता आदि गुणों को सहज ही अपना लेते थे।
इस प्रकार तत्कालीन समाज का पारिवारिक परिवेश स्वच्छंद और आनंदमय था। आजकल बच्चे एक दूसरे के साथ नहीं खेलते हैं, क्योंकि जो हम ये कह सकते हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ाई में या इन चीज़ों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो एक दूसरे जो अपने दूसरे दोस्त हैं उनके साथ वो समय नहीं बिता पाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ग्रामीण परिवेश में बच्चे जो है एक दूसरे के साथ बहुत खेल में बहुत समय बिताते थे। माता पिता अपने बच्चे को अधिक से अधिक समय दे पाते थे, जो कि आज के समय में नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि माता पिता दोनों जो हैं काम करते हैं, तो काम के कारण उन लोगों को समय, इतना अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। तो ये था हमारा जो पहला अध्याय है माता का अंचल। अब हम लोग जो हमारा दूसरा अध्याय है जॉर्ज पंचम की नाक, उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसका क्या विषय है। तो सबसे पहले जॉर्ज पंचम इस अध्याय का नाम है और इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। ठीक है, अब इसमें जो है पाठ की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो पाठ में जो दिया हुआ है कि यहाँ पर जो रानी एलिजाबेथ है वो आने वाली है, भारत उनका भ्रमण होने वाला है। तो उसी की चिंता में जो भारत के जो कह सकते हैं नेता लोग जो हैं वो उनके स्वागत के लिए बहुत तैयारी करते हैं। लेकिन उस तैयारी में जब वो देखते हैं कि क्या कमी रही है, तो जो जॉर्ज पंचम की जो एक मूर्ति लगी हुई है उसकी नाक जो है वो नहीं रहती है, तो उसके लिए बहुत कुछ तैयारी की जाती है, बहुत ढूंढा जाता है लेकिन नहीं मिल पाती। तो अंत में कुछ सॉल्यूशन वो जो उसका समाधान वो करते हैं। तो हम पाठ के अंतर्गत देखेंगे कि वो क्या समाधान इसका करते हैं। तो सबसे पहले रानी एलिजाबेथ द्वितीय का हिंदुस्तान आगमन, यानी रानी एलिजाबेथ और कौन सी द्वितीय, वो हिंदुस्तान जब आती हैं तो क्या क्या होता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, जिसकी चर्चा अखबारों में हो रही थी। उनका सेक्रेटरी और जासूस उनसे पहले इस महाद्वीप का दौरा करने वाले थे, क्योंकि रानी है भाई तो आएंगी, तो ऐसे तो नहीं है कि भाई आ गए सीधे से आ गए और आकर के घूम करके चले गए। तो उनके आने से पहले उनके जो सेक्रेटरी है और उनके जो जासूस है वो आकर पहले स्थिति का आकलन करते हैं और उसके बाद ही उनका आना संभव होता है कि भाई सब चीज़ें ठीक है तो फिर वो आएंगी। तो दोनों आकर के दौरा करने वाले थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में हर दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। जो इंग्लैंड में छपता था वही चीज, उसी की कटिंग जो है अगले दिन भारत के अखबार में छप जाती थी, जिनमें रानी एलिजाबेथ एवं उनसे जुड़े लोगों के समाचार छपते थे। इस प्रकार की खबरों से भारत की राजधानी नई दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। भाई आ रही हैं ये खबरें वहां पर फैली हुई हैं, ये सारी चर्चाएं हिंदुस्तान में के लोगों में, हिंदुस्तान में भी जो दिल्ली में, क्योंकि वहां आने वाली हैं तो वहां के लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ था। अगला, नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या। अब ये जो नई दिल्ली में वो आने वाली हैं तो उसके जो जॉर्ज पंचम है उसकी नाक की समस्या जो है उत्पन्न होती है। तो देखो क्या है उस समस्या में। नई दिल्ली में एक बड़ी मुश्किल जो सामने आ रही थी वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बहस कर रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब मिलकर के इस बात पे बहस कर रही हैं आपस में कि भाई जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो रहने दें या उसको हटाई दिया जाए। कुछ पक्ष में थे तो कुछ विरोध कर रहे थे, कुछ तो कह रहे थे हाँ ठीक है हटा दो, कुछ कह रहे थे नहीं मत हटाओ। आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, किंतु एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट यानी जो उनकी मूर्ति है की नाक अचानक गायब हो गई। अब ये यहाँ पे देखो क्या है कि उस नाक के यानी उस मूर्ति एकदम पूरी की पूरी बनी रहे, उसमें कोई कमी ना हो, कुछ चोरी ना हो जाए, इसलिए वहां पर कोई पहरेदार लगा दिए। लेकिन लगाने के और हथियारबंद पहरेदार लगाए हैं भाई उन्होंने, है ना, ऐसे पहरेदार जिनके पास हथियार है, ताकि कोई आ जाए तो उससे लड़ाई करके यानी उसको कोई नुकसान पहुंचाए, जो लाट है उसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो क्या होता है, उसके बावजूद भी जो इंडिया गेट के सामने वाली जो उनकी लाट थी, जो मूर्ति थी, उसकी नाक जो है वहां से फिर भी गायब हो गई थी।
हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे और गश्त लगती रही, फिर भी लाट की नाक गायब हो गई। यानी इतनी सुरक्षा पाबंदी के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की नाक जो है गायब हो गई। रानी के आने की बात सुनकर नाक की समस्या बढ़ गई। भाई वो आ रही हैं और उन्हीं की जो जॉर्ज पंचम है उनकी नाक ही नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या है। देश के शुभ चिंतकों की एक बैठक हुई, सारे जो नेता थे उनकी एक बैठक हुई, जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर यह नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी, कि अगर ये नाक नहीं रही, जॉर्ज पंचम की नाक अगर नहीं रहती है तो हमारी जो नाक है वो भी कट जाएगी रानी एलिजाबेथ के सामने। इसीलिए एक मूर्तिकार को तुरंत दिल्ली बुला करके मूर्ति की नाक लगाने का आदेश दिया गया। भाई कैसे भी करो लेकिन इस मूर्ति पर नाक लगनी चाहिए। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, किंतु मुझे इस लाट के निर्माण का समय और जिस स्थान से यह पत्थर लाया गया उसका पता चलना चाहिए। जो मूर्तिकार को जिसको बुलाया उसने कहा कि जब ये बनी थी वो समय मुझे चाहिए और किस पत्थर की बनी है ये भी मुझे चाहिए, तो मैं बना दूंगा। एक क्लर्क को इसकी पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। भाई जो भी टेंडर पास हुआ होगा आप उससे पता चल जाएगा कि कहाँ से पत्थर लाया गया है और जो है किस समय बनी थी। क्लर्क ने बताया कि फाइलों में कुछ भी नहीं है, कि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्लर्क ने ये कह दिया। फिर क्या होता है, एक विशेष कमेटी का गठन किया गया इस बात के लिए कि भाई इस नाक का क्या करना है। इसके लिए एक विशेष कमेटी बिठाई गई। तो वो क्या करती है देखो, कमेटी नाक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसे काम सौंपा गया कि किसी भी कीमत पर नाक लगनी चाहिए। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने कहा कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, नहीं पता चला तो ये जो पत्थर है मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जाऊंगा और यही पत्थर मैं वापस लेकर के आऊंगा और उससे ये नाक बना दूंगा। फिर क्या होता है देखो, कमेटी ने ये जो है फैसला लिया। उसके बाद उसने भी कह करके चला गया। मूर्तिकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास, अब वो क्या प्रयास करता है तो देखो, मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे किए, किंतु असफल रहा। वो बहुत सारी जगह गया, पहाड़ी प्रदेशों में गया, लेकिन उसको वो पत्थर नहीं मिला। उसने बताया कि इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है, कि ये यहाँ हिंदुस्तान में तो है ही नहीं, मैं तो सब जगह घूम लिया, तो ये तो विदेश का पत्थर है। सभापति ने कहा कि विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन, भाई सारी चीजें हमने अपना ली, तो हम ये चीज कैसे नहीं खोज पा रहे हैं। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। भाई जो विदेशों की जो चीजें, हमें सारी चीजें यहाँ मिल रही तो पत्थर क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो मूर्तिकार ने इसका हल निकालते हुए कहा कि यदि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। भाई ये बात अखबार में नहीं जानी चाहिए। हम इसकी नाक के लिए क्या उसने उपाय बताता है कि हमारे देश में जो हमारे दूसरे नेता हैं उनकी भी बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई हैं। यदि आप लोग ठीक समझें तो जिस मूर्ति की नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे लगा दिया जाए। यानी जितने भी नेता हमारे भारत के हैं जिनकी मूर्तियां लगी हुई हैं उनकी नाक को आप कहें तो जिसकी भी बैठेगी उसी की नाक निकाल करके इनके लगा देंगे। सभी को लगा कि समस्या का असली हल मिल गया है, कि हमें जो चाहिए था, हमें भारत के नेताओं की नाक निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, उससे उनको किसी को कोई परेशानी नहीं थी, यही समस्या का समाधान उनको लगा सही। फिर आगे क्या होता है, मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। उसने पूरे भारत का भ्रमण करके दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि की लाटों को देखा। अब इतने सारे जो हमारे नेता हैं उन सभी की मूर्तियों को उन्होंने देख लिया, किंतु ये सब उससे बड़ी थी। मूर्तिकार ने बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक भी देखो। भाई उसको कहा कि भाई उनकी बच्चों की नाक को भी देखो, किंतु वे भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। अब देखो ये सारे नेताओं की जब उन्होंने नाक
मूर्ति पर नाक जो देखी वो सारी बड़ी थी, तो उनको लगा कि भाई कहीं और देखते हैं। तो उन्होंने जो बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने उन्होंने कहा कि सन 1942 में जो शहीद होने वाले जो बच्चे हैं और बच्चों की जो मूर्तियां लगाई गई हैं, बच्चों की मूर्तियां, क्योंकि बच्चों की मूर्तियां छोटी होंगी, तो उनकी नाक को भी देखो, लेकिन वे भी जॉर्ज पंचम की नाक के लिए बड़ी थी। फिर क्या होता है, मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार किया, क्योंकि और जितने भी प्रयास वो कर रहे थे वो सारे प्रयास असफल हुए। तो अंत में वो कहते हैं किसी जीवित व्यक्ति की नाक, क्योंकि वो थोड़ी छोटी रहेगी, तो वैसा उन्होंने दिमाग लगाया है। देखो क्या होता है, राजधानी में रानी के लिए सब तैयारियां पूरी हो गई थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया, यानी उस पर कलर वगैरह भी किया गया, किंतु नाक नहीं थी। अचानक मूर्तिकार ने एक आश्चर्यचकित करने वाला विचार व्यक्त किया कि 40 करोड़ लोगों में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। क्या कह दिया मूर्तिकार ने कि भाई हमारे यहाँ जनसंख्या कितनी है, 40 करोड़, तो उनमें से किसी एक की जो जिंदा व्यक्ति है उसकी नाक लगा दी जाए, काट करके लगा दी जाए। कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी मूर्तिकार को सौंप दी कि हमें कुछ नहीं पता, तुम कुछ भी करो, लेकिन इसकी मूर्ति पर नाक होनी चाहिए। उसने ऐसा सुझाव दिया था कि किसी जीवित नाक लगा दी जाए, जीवित नाक यानी जिंदा नाक, किसी व्यक्ति की नाक लगा दी जाए। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। नाक लगा दी और फिर वापस से वहां पर जो पहरेदार हैं वो लगा दिए, हथियारबंद पहरेदार लगा दिए। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसके आसपास जो तालाब बना हुआ था उसको सुखा करके पूरा साफ किया गया और ताजा पानी डाल दिया गया, ताकि मूर्ति को लगने वाली जिंदा नाक सूखने ना पाई। भाई वो तो जिंदा नाक है, तो अगर उसको वैसा टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो क्या होगी, धीरे धीरे सूख जाएगी। तो उन्होंने वहां पर एकदम साफ ताजा पानी भर दिया। इस बात की खबर जनता को नहीं थी कि भाई वहां जिंदा नाक लगाई गई है। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। आखिर एक दिन जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। जब वो आने वाली थी तो वो बिल्कुल तैयारी एकदम पूरी कर चुके थे। अंत में समाचार पत्रों की भूमिका, भाई इसमें समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही। अगले दिन अखबारों में खबरें छापी गई कि जॉर्ज पंचम की लाट को जो नाक लगाई गई थी वह बिल्कुल असली जैसी लगती है। भाई दिखेगी तो सही लोगों को, तो अखबार में आ भी गया कि ये जो नाक है वो बिल्कुल असली जैसी लगती है। उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया गया था, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, यानी कोई भी समारोह, कोई भी सामाजिक समारोह उस दिन नहीं हुए थे। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। किसी का चित्र भी नहीं छपा था, यानी सब लोगों का दिमाग जो है एक ही चीज पर था कि वो आए और एक बार आकर के भ्रमण करके चली जाए। उसके बाद जब सब जो है संतोष की सांस लेंगे और वो नाक जो लगी है वो हमारी इज्जत को बना करके रख सके। तो इसीलिए कोई भी नेता जो है कहीं पर भी वो नहीं गए, और नहीं गए तो ये सारी जो है गतिविधियां नहीं हो पाई। तो ये था हमारा जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। भाई नाक लगाने को लेकर के सब इतने चिंतित हैं और पागल होकर के घूम रहे हैं, तो ये उनकी कौन सी मानसिकता को दर्शाता है। तो देखो, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम एवं चाटुकारितापूर्ण यानी चापलूसी करना, इस मानसिकता को दर्शाता है। भाई किसकी चापलूसी कर रहे हैं, ये जो रानी एलिजाबेथ जो है उसकी चापलूसी करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है।
हमें स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं, किंतु हम मानसिक रूप से आज भी अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं। भाई वो भारत भ्रमण पे आ रही हैं तो जरूरी थोड़ी है कि उनके आगमन के लिए हम इतना सब कुछ करें। हम तो आजाद हैं, वो आकर के अगर देख करके चली भी जाती तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन हम आज आजाद होने के बावजूद भी आज तक अपने जो हम लोग जो है अंग्रेजों को अपने से ऊपर ही समझते हैं, और उनके लिए इतनी तैयारियां जो वो कर रहे हैं, इससे ये चीज स्पष्ट भी होती है। देखो, सरकारी तंत्र जॉर्ज पंचम की उस नाक के लिए चिंतित है जिन्होंने हम पर विभिन्न अत्याचार किए। अब ये, और इसमें एक चीज और कि हमारे देश के जितने भी नेता हैं उनकी नाक निकालने के लिए यहाँ पर ये तैयार हो जाते हैं। और किसके लिए? जिन अंग्रेजों ने हमारे भारत पर इतने अत्याचार किए, उनकी नाक को दिखाने के लिए कि उनकी नाक जो है, उनकी मूर्ति हमने बिल्कुल सही से रख रखी है, उसको दिखाने के लिए उन्होंने इतने प्रयास किए। और उसके लिए अपने देश को आजाद कराने वाले जो नेता हैं उनकी मूर्तियों तक की परवाह हमने नहीं की। अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण चाटुकारिता में लिप्त लोग केवल अपने स्वार्थ के विषय में सोचते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक न रहने से सभी व्यक्ति यह सोच रहे थे कि यदि जॉर्ज पंचम की नाक रही रहेगी तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी, यानी उसके सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। सरकारी तंत्र को अपने देश जनता की मान मर्यादा से ज्यादा जॉर्ज पंचम की नाक की चिंता थी। तो ये हमारा प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया और उसे सुनकर सभापति ने क्या प्रतिक्रिया प्रकट की? जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। भाई ठीक है, मूर्तिकार ने तो क्या सुझाव दिया और उन्होंने क्या उसके बारे में प्रतिक्रिया दी। तो क्या प्रतिक्रिया दी थी? देखो, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि यदि मूर्ति की नाक के पत्थर का पता चल जाए या फिर उसके समय का पता चल जाए तो उसकी फिर से नाक बनाना संभव हो पाएगा। लेकिन उस पत्थर के बारे में पता नहीं चल पाया। तब पहाड़ों पर जाने तथा अत्यंत परिश्रम करने के बाद भी जब मूर्तिकार को पत्थर नहीं मिला तो उसने कहा कि मूर्ति की नाक का पत्थर विदेशी है। इस पर सभापति ने कहा कि हम तो सारी चीजें, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन आदि विदेश की ही अपना चुके हैं, फिर विदेश का पत्थर नहीं खोज पा रहे हैं। भाई क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? यहाँ लेखक ने उस मानसिकता पर व्यंग्य किया है जो पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करती है, बिना सोचे समझे उसी चीजों को अपनाती है। मूर्तिकार ने महान नेताओं की मूर्तियों की नाक के प्रस्ताव पर सभापति ने स्वीकृति देते हुए सावधानी से काम करने को कहा। भाई जैसे उसने कहा ना, भाई जिंदा नाक लगा दी जाए, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है लगा दो, लेकिन ये सारा काम पूरा सावधानी से करना। यह व्यंग जो है दर्शाता है कि देश के अधिकारियों एवं नेताओं के लिए देश की महान परंपराएं विरासत का सम्मान महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि अब आपने देखा जैसा कि यहाँ पर उन्होंने दूसरे जितने भी हमारे देश के नेता हैं उनकी मूर्तियों की नाक निकालने की परमिशन भी उन्होंने दे दी है, तो वो भी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वर्तमान रानी एलिजाबेथ द्वितीय जैसी विदेशी हस्तियों का स्वागत अधिक महत्वपूर्ण है। ये उन्होंने ऐसा माना है। तो ये हमारा जो दूसरा अध्याय है जॉर्ज पंचम की नाक, ये भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम जो हमारा तीसरा अध्याय है साना साना हाथ जोड़ी, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा अध्याय साना साना हाथ जोड़ी। साना साना का मतलब होता है छोटे छोटे, तो छोटे छोटे हाथ जोड़े हुए हैं, ऐसा यहाँ पर पाठ का नाम है। तो वो देखते हैं चैप्टर में कहाँ आता है। और इसके जो लेखिका हैं वो है मधु काकरिया। और ये जो चैप्टर है ये जो हमारे देश के जो बहुत सुंदर जगह है गैंगटॉक, वहाँ का है, और वहाँ के प्राकृतिक सुंदरता का ही पूरे चैप्टर में वर्णन है। और एक एक जगह को इतने बारीकी से देख करके और वहाँ का चित्रण यहाँ पर इस चैप्टर में किया गया है। और लेखिका जो है इस पूरे, ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारा यात्रा वृतांत है, तो लेखिका ने अपनी पूरी यात्रा का यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। गंगटोक यानी गैंगटॉक की रात्रि, रात का समय है, उसी के बारे में बताया है। क्या है? लेखिका को गंगटोक शहर सुबह शाम और रात हर समय बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका को सम्मोहित सी करती प्रतीत होती। अब यहाँ पर गंगटोक जो शहर है
वो लेखिका को बहुत पसंद है और वो कहती हैं वहाँ की उन्हें सुबह, शाम और रात, ये जो है ये तीनों समय जो है उनको बहुत अच्छे लगते हैं और सितारों भरी रात लेखिका को बहुत सम्मोहित करती है, यानी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेखिका ने यहाँ एक नेपाली युवती से प्रार्थना के बोल सीखे थे। अब यहाँ जब वो गंगटोक शहर गई तो वहाँ पर वो क्या करती हैं, एक नेपाली युवती है उससे प्रार्थना के जो शब्द होते हैं, प्रार्थना में जिन शब्दों का उपयोग वो करते हैं वो सीखती हैं वो। अब वो देखो क्या है, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसेली। तो फिर इसके लिए ये कुछ बोल, प्रार्थना के बोल यहाँ पर नेपाली जो भाषा है वहाँ की उसके हैं। तो जिसका अर्थ है, जिसका हिंदी में जो अर्थ है वो है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो ये इस प्रार्थना के बोल थे। आगे, कंचनजंगा के दर्शन की प्रतीक्षा। अब वो जो है लेखिका गंगटोक शहर में गई और वहाँ उन्होंने ये सारा दिन रात और रात वाला, सुबह शाम और दिन का जो है उसके बारे में बताया। आगे वो कंचनजंगा जो है पहाड़ी, उसके बारे में, उसके दर्शन की प्रतीक्षा में है। तो फिर देखो क्या होता है, सुबह लेखिका को युमथांग के लिए निकलना था। जैसे ही उनकी आंख खुलती है वह बालकनी की ओर भागती हैं, क्योंकि उन्हें लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा यानी हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी दिखाई देती है। कब कंचनजंगा कब दिखाई देगी, जब जो है मौसम बिल्कुल साफ होगा। तो उस दिन मौसम साफ था तो लेखिका भाग करके बालकनी की ओर जाती हैं ताकि उन्हें वो कंचनजंगा चोटी जो है दिखाई दे जाए। उस सुबह मौसम अच्छा होने के बाद भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, जिसके कारण लेखिका को कंचनजंगा दिखाई नहीं पड़ी। मौसम साफ था लेकिन थोड़े काले बादल थे तो इसीलिए नहीं दिखाई दी, किंतु सामने तरह तरह के रंग बिरंगे ढेर सारे फूल दिखाई दिए। भाई वो तो नहीं दिखाई गई, कंचनजंगा जो चोटी है वो तो नहीं दिखी, लेकिन जो रंग बिरंगे फूल हैं वो उनको जरूर दिखाई दिए। अब उसके अलावा देखो क्या होता है, बौद्ध पताकाओं का युमथांग में महत्व। बुद्धिस्ट जो है, बौद्ध भगवान जो है, उनकी पताका यानी हम कह सकते हैं झंडे, ठीक है। तो उसका युमथांग में क्या महत्व है, तो देखो गंगटोक यानी गंगटोक शहर जो है उसमें 149 यानी 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। कहाँ से, गंगटोक से। 150 में एक कम है, सॉरी। तो 149 किलोमीटर दूरी पर एक शहर है, उसका नाम है युमथांग। लेखिका के साथ चल रहे ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे उन्हें बताता है, यानी लेखिका किसके साथ गई है, एक ड्राइवर है जो कि ड्राइवर कम और गाइड का काम ज्यादा कर रहा है, यानी वहाँ की जो है जगह उनके बारे में बताने का काम करता है। उसका नाम है जितेन नार्गे। वो उन्हें बताता है कि यहाँ के सारे रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी, कि यहाँ के जो है गहनतम, बहुत गहराई वाली घाटियां हैं और फूल ही फूल हैं, पूरी वादियां जो है वो फूलों से भरी हुई मिलेंगी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्थान पर एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं। आगे जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो पूरी लाइन, एक पंक्ति बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है, उसमें सभी जगह सफेद झंडे जैसे लगे हुए हैं और वो हैं बौद्ध पताकाएं, यानी बौद्ध के झंडे। नार्गे उन्हें बताता है कि यहाँ बुद्ध की बहुत मान्यता है। भगवान बुद्ध जो हैं उनको लोग बहुत मानते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, यानी कोई भी जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, अगर किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। यानी बुद्ध धर्म को मानने वाले की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी मन की शांति के लिए क्या करते हैं, वहां पर थोड़ा दूरी पर जहां एकदम एकांत हो, पवित्र स्थान हो, वहां पर जाकर के 108 पताकाएं, श्वेत सफेद वाली जो झंडे हैं वो लगाए जाते हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। यानी बारिश में, आंधी तूफान में ये अपने आप खत्म हो जाए, बात अलग है, बाकी वो उनको उतारते नहीं है। कई बार कोई नया कार्य आरंभ करने पर भी पताकाएं लगाई जाती है। अगर कोई नया चीज शुरू करता है तब भी वो
इन पताकाओं को लगाता है। लेकिन ये पताकाएं सफेद न होकर के रंगीन भी होती हैं, यानी सफेद का मतलब है ये किसी की मृत्यु की पताकाएं हैं, और अगर रंगीन है यानी कुछ अच्छा हुआ है, किसी ने किसी चीज की शुरुआत की है। लेखिका को यहाँ जगह जगह पर दलाई लामा की तस्वीर दिखाई देती है, यहाँ तक कि जिस जीप में वह बैठी थी उसमें भी दलाई लामा का चित्र लगा हुआ था। तो यानी दलाई लामा को भी लोग बहुत मानते हैं। फिर है कवि लॉन्गस्टॉक, थोड़ा सा मिस्टेक है बीच में, तो ये है लॉन्गस्टॉक। थोड़ा आगे चलने पर जैसे वो आगे बढ़ते हैं, कवि लॉन्गस्टॉक स्थान आता है जिसे देखते ही जितेन बताता है कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यानी ये जो कवि लॉन्गस्टॉक जो स्थान है, यहाँ पर जो गाइड फिल्म है उसकी शूटिंग हुई थी। इसी स्थान पर तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि ये जो स्थान है, इसी स्थान पर चीसखे बमसन ने क्या किया था, लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ जो है संधि यानी आपस में एक साथ कार्य करने की जो पत्र है उस पर हस्ताक्षर किए थे, तथा उसकी याद में यहाँ पर एक पत्थर स्मारक के रूप में भी है, यानी याददाश्त के रूप में एक पत्थर रखा हुआ है। लेखिका को एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया। लेखिका जब आगे चलती हैं देखती हैं कि एक कुटिया है, छोटा सा जो घर हट होती है, झोपड़ी कह सकते हैं, उसमें एक चक्र है जो घूम रहा है, जिस पर नार्गे उन्हें बताते हैं, यानी जो गाइड है वो बताते हैं कि इसे धर्म चक्र कहा जाता है, इसे लोग प्रेयर व्हील भी कहते हैं। धर्म चक्र यानी धर्म के बारे में जो है वो बताता है यहाँ पर, और प्रेयर यानी प्रार्थना का पहिया। कहते हैं इसके विषय में यह मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, कि जो भी आकर के इसको घुमाएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसी इसके बारे में मान्यता है। आगे देखो, प्रकृति की मनोरमता, यानी प्रकृति कैसी है, मन में रम जाने वाली, मन में बस जाने वाली। अब उसी और आगे बढ़ते जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है लेखिका, वैसे वैसे ही प्रकृति की सुंदरता और बढ़ती चली जा रही है, और वो उन्हीं का वर्णन आगे करती जा रही हैं। तो देखो आगे कुछ और आगे चलने पर बाजार, बस्तियां और लोग पीछे छूटने लगे। ठीक है, ये सारी चीजें आगे की, जो हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे की चीजें छूटती चली जाती है, वही लेखिका के साथ हो रहा है। कहीं कहीं स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टन यानी गत्ते का जो बोर्ड होता है, बक्सा, धोते हुए बोने से बहादुर नेपाली मिल रहे थे। अब नेपाली जो हैं उनकी हाइट कम होती है, तो वो क्या कर रखे हैं, उन्होंने पीठ पर कार्डबोर्ड जो होता है ना, उसका बक्सा जो है पीठ पर ढो रखा है, उठा रखा है, और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से नीचे देखने पर मकान बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे, यानी हाइट में से जब ऊंचाई से आप किसी को नीचे देखोगे तो वो चीज छोटी ही दिखेगी, तो यहाँ पर भी वही है। अब रास्ते वीरान यानी बिल्कुल सुनसान, कोई दिखाई नहीं दे रहा, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगी थी। जैसे जैसे वो उस यात्रा में आगे बढ़ रही थी, तो वहां पर जैसे आगे बढ़ी तो बिल्कुल कोई दिखाई नहीं दे रहा था, रास्ते और छोटे, सकरे यानी छोटे होते चले जा रहे थे, और जैसे जलेबी में ऐसे घुमाव होते हैं वैसे रास्ते भी आगे घूमते हुए बढ़ रहे थे। हिमालय विशालकाय होने लगा था, यानी जिस हिमालय पे वो आगे चल रही थी वो और बड़ा होता जा रहा था। कहीं पर्वत शिखरों के बीच दूध की धार की तरह झरझर नीचे गिरते हुए जलप्रपात दिखाई दे रहे थे, यानी ऊपर से जो पानी है नीचे गिर रहा है, जलप्रपात है ना, झरने के रूप में। कहीं चांदी की तरह चमक मारती तिस्ता नदी, चांदी की तरह चमक क्यों मार रही है, क्योंकि ऊपर से जब पानी गिरता है तो वो बिल्कुल सफेद चांदी की तरह दिखाई देता है, तो वहां तिस्ता नदी है, उसका पानी बिल्कुल चांदी की तरह दिखाई दे रहा था, जो सिलीगुड़ू से ही लगातार लेखिका के साथ चल रही थी। अब ये जो तिस्ता नदी है, सिलीगुड़ी जो स्थान है, वहीं से जो है लेखिका के साथ वो आगे साथ ही चलती जा रही है, ऐसा उनको लग रहा है, क्योंकि नदी बहती जा रही है, वो भी आगे बढ़ते रहे और नदी भी आगे बढ़ रही है, बहती हुई दिखाई दे रही थी। अब जीप सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नामक स्थान पर रुको, जहां एक ये जो है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, यहाँ पर वो जीप रुकती है, जहां एक विशाल
और सुंदर झरना दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा, विशाल यानी बहुत बड़ा, और जो है सुंदर सा एक झरना उनको, लेखिका को दिखाई देता है। सैलानियों ने कैमरों से उस स्थान के चित्र लेने शुरू कर दिए। लेखिका यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गई कि उनका दिल वहां से जाने को नहीं कर रहा था। ये सारी चीजें, ये सारी सुंदरता को लेखिका जब देखती हैं तो उनको लगता है कि मुझे अब यहीं रुक जाना चाहिए, मैं आगे नहीं जाऊंगी। तो जब वो ऐसा कहती हैं तो देखो आगे क्या होता है फिर, और उससे भी ज्यादा प्राकृतिक सुंदरता, प्रकृति की जो छटा है वो और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो जो जितेन है वो उनको बताते हैं, तो आगे और इसका वर्णन है। तो प्रकृति और पर्यावरण, आगे चलने पर लेखिका को हिमालय की रंग बिरंगी चोटियां नए नए रूपों में दिखाई देती हैं, जो अचानक बादलों के छा जाने पर ढक जाती हैं। जो चोटियां उनको रंगीन दिखाई, अब रंगीन क्यों दिखेंगी, क्योंकि पहाड़ों पर, चोटियों पर जो फूल हैं वो रंग बिरंगे, और उन फूलों के कारण वो चोटियां भी रंग बिरंगी दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आती हैं तो अचानक बादल जैसे ही छाते हैं, काले हो जाते हैं, बादलों से वो घाटियां जो हैं आगे बढ़ते ही वो ढकी हुई नजर आती हैं। धीरे धीरे धुंध की चादर के छट जाने पर उन्हें दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ दिखाई देते हैं। धुंध की चादर, जब जो धुंध हो रही थी वो जब हट जाती है तो क्या होता है, दो विपरीत दिशाएं, एक ये दिशा एक ये दिशा, तो इनसे आते छाया पहाड़ जो है वो दिखाई देते हैं, जो अब अपने श्रेष्ठतम रूप में उनके सामने थे, यानी वो स्पष्ट रूप से उनको दिखाई दे रहे थे। इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहीं पर है, यानी सुंदरता इतनी है कि उनको लगा कि जो स्वर्ग का नाम उन्होंने सुना था वो स्वर्ग उन्हें यहीं पे दिखाई दे रहा था। वहां पर लिखा था थिंक ग्रीन, जो प्रकृति, थिंक ग्रीन का मतलब होता है कि ग्रीन सोचो, हरा सोचो, जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कह रहा था कि हमें प्रकृति यानी और पर्यावरण के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। लेखिका वहां के प्राकृतिक सौंदर्य से इतना प्रभावित होती हैं कि जीप के कुछ देर वहां रुकने पर वह थोड़ी दूर तक पैदल ही वहां के सौंदर्य को निहारने लगती हैं। वो पैदल ही, मतलब जैसे जीप रुकती है तो सब लोग फोटो खींचने लगते हैं, वो वहां पर पैदल ही थोड़ा आगे चलने लग जाती हैं सुंदरता को देखने के लिए और आगे बढ़ने लगती हैं। उनकी यह मुग्धता पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थरों को तोड़ने की आवाज से टूटती है। जैसे ही वो उस चीज में खो जाती हैं, प्रकृति की सुंदरता को देखते देखते जब वो उनमें खो जाती हैं, तब उनकी ये जो मुग्धता है, खो जाना जो है, वो कब टूटता है, वो देखती हैं कि वहां की जो पहाड़ी औरतें जो हैं वो क्या कर रही हैं, पत्थर तोड़ रही हैं, और पत्थर तोड़ने की जो आवाज आती है उससे वो उनकी जो है भंग हो जाता है, उनका ध्यान भंग हो जाता है वो उस चीज, उस सुंदरता को देखते देखते। फिर भूख, मौत और जीवित रहने की जंग में शामिल स्त्रियां। अब देखो इससे ये रिलेट अगर हम करते हैं, हर जो पॉइंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर जब पहाड़ी औरतों की बात की गई है तो वो क्या करती हैं, किस लिए ये जो वो कर रही हैं तोड़ने का काम, तो उसके लिए क्यों कर रही हैं, भूख के लिए, और इसमें उनकी मौत भी हो जाती है, जीवित भी, कुछ जीवित रहते हैं, कुछ की मृत्यु हो जाती है, तो इसमें पुरुष ही नहीं महिलाएं भी शामिल हैं। तो देखो लेखिका को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर तथा प्राकृतिक स्थान पर भी भूख, मौत और जीवित रहने की जंग चल रही है। भाई इतना सुंदर स्थान है और वहां पर भी ये चीजें हैं, भूख है, मौत है और जीवित रहने की जंग, इतने सुंदर स्थान पर भी ये सारी चीजें हैं। वहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि, यानी जो रोड बनाते हैं उनके जो अधिकारी है, उसने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का दर्शन करने के लिए वह जा रही हैं, यह सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। कि भाई आप इस महिला को देख करके आप क्या है, सारी चीजों को भूल चुकी हैं, है ना, सुंदरता देखना भूल चुकी हैं। तो ये जो सुंदरता बनाई है, यहाँ आप जहाँ जा पा रहे हैं, ये सब इन महिलाओं के कारण ही संभव हो सका है। ये काम इतना खतरनाक है कि जरा भी ध्यान चुका तो मौत निश्चित है। ये काम वो कहते हैं, जो अधिकारी हैं उस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो कर्मचारी हैं, उस कर्मचारी ने उनने कहा कि इतना
खतरनाक काम है कि अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी हटा तो आपकी मौत बिल्कुल निश्चित है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान पर सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड उन्होंने पढ़ा था। अब उस बोर्ड पर क्या लिखा था, जिसमें लिखा था एवर वंडर्स हु डिफाइंड दैट टू बिल्ड दोज रोड्स। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद क्या था कि आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है, ऐसा वहां बोर्ड पर लिखा हुआ था। वास्तव में कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस कर देती हैं। कितना कम ले रही हैं, यानी कितना कम पैसा अपनी जान पे खेल करके वो काम कर रही हैं, तो उसका हम कह सकते हैं जो पैसा उसके बदले जो उनको पैसा दिया जा रहा है वो बहुत कम है, लेकिन वो उससे ज़्यादा उनको काम करके दे रही हैं। आगे पहाड़ी जीवन की कठोरता। अब वो उनको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है भाई, भूख अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, और वहाँ रहने की जो कठोरता है उससे हम रिलेट करेंगे इसको। जब जीप और ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। वो जो महिलाएं हैं, पहाड़ी महिलाएं जो हैं, उनकी बात करने के बाद अब बात आ रही है बच्चों की। वहाँ पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनको देखा लेखिका ने स्कूल से आते हुए, लौटते हुए। जितेन गाइड उन्हें बताता है कि यहाँ तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, कि यहाँ नीचे जो है एक ही स्कूल है, जहाँ 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं। मवेशी यानी जो जानवर हैं, जो भी उन्होंने पाल रखे हैं उनको वो चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। अभी बच्चे स्कूल यानी 3-3.5 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ता है इनको स्कूल के लिए, और उसके बाद भी जब स्कूल से आ जाते हैं उसके बाद मवेशी चराना, पानी भरना और लकड़ियां लाना, उसके बाद ये सारे काम वो करते हैं। आगे लायुंग के प्राकृतिक दृश्य। जब वो गैंगटोक शहर में घूम के फिर वो और आगे युमथांग जब पहुंचती है तो वहां के दृश्य के बारे में लेखिका बताती हैं कि युमथांग पहुंचने के लिए लायुंग में जिस मकान में लेखिका व उनके सहयात्री ठहरे थे वह तिस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था। जहां वो रुके हैं वो किसका घर है? लकड़ी का छोटा सा घर है। वहां का वातावरण देखकर उन्हें लगा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख, शांति, पेड़ पौधे, पशु सभी कुछ दिए हैं, किंतु हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। कह रहे हैं कि प्रकृति ने हमें कितनी चीजें दी हैं। प्रकृति ने हमें, मनुष्य को प्रकृति ने सुख शांति दिए हैं, पेड़ पौधे दिए हैं, पशु, इतना सब कुछ देने के बाद भी जो हमारी पीढ़ी है उसने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ किया। कैसे किया? कि वो इन चीजों को, जो प्राकृतिक जो चीजें हैं इनका हनन करता जा रहा है, धीरे धीरे इनको खत्म करता जा रहा है। तो खिलवाड़ करना जो है कैसा अपराध है? अक्षम्य, यानी क्षमा करने योग्य जो नहीं है, ऐसा अपराध मनुष्य कर रहा है। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। शांत, एक शांत शब्द तो वही है, सुरम्य यानी बहुत सुंदर थी, रम्य यानी सुंदर, और सु यानी बहुत, बहुत सुरम्य थी। सु उपसर्ग है यहाँ पे। वहां के अधिकतर लोगों को जीविका का साधन, यानी वो जो रहते हैं तो जीने के लिए उनके लिए क्या क्या साधन है? आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। ये जो है, एक तो आलू, धान की खेती और दारू, ये 3 व्यापार वो बिजनेस वो करते हैं। लेखिका सुबह अकेले ही पहाड़ों की बर्फ देखने निकल जाती है, परंतु वहां जरा भी बर्फ नहीं थी। वो बर्फ देखने तो निकली थी लेकिन वहां पर बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी। लायुंग में एक सिक्किमी नवयुवक उन्हें बताता है कि प्रदूषण के चलते यहाँ बर्फबारी यानी स्नोफॉल जो है लगातार कम होती जा रही है। भाई ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसी के कारण स्नोफॉल कम होती चली जा रही है। अब भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा गया है? तो देखो, बर्फबारी देखने के लिए लेखिका अपने सहयात्रियों के संग लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कटाओ नामक स्थान पर जाती है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यानी कटाओ जो स्थान है, इस कटाओ स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। कटाओ जाने का मार्ग बहुत दुर्गम था। दुर्गम यानी कठिन, दुर उपसर्ग है, गम यानी जाना, बहुत कठिन था वहां जाना। सभी सैलानियों यानी यात्री
सैलानियों की सांसें रुकी जा रही थी, रास्ते धुंध और फिसलन से भरे थे, जिनमें बड़े बड़े शब्दों में चेतावनियां लिखी थी, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, यानी दुर्घटनाओं से देर भली, सावधानी से मौत टली। वहां पर ये जो है लिखा था कि आपको क्या करना है, भले आराम से चलो ताकि आप जीवित रह सको। ठीक है, दुर्घटनाओं से देर भली, भाई दुर्घटना हो इससे तो अच्छा हम आराम से पहुंचे, और सावधानी से अगर हम चलेंगे तो हमारी जो मौत टल जाएगी। ठीक है, आगे अब कटाव के बारे में, भाई स्विट्जरलैंड कहा है तो क्या है वहां की सुंदरता, तो वो सुंदरता है कटाव पहुंचने के रास्ते में दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे थे। जो बर्फ से ढके हुए, जो यहाँ आगे पिछले आपने देखा वहां जहाँ स्नोफॉल प्रदूषण के कारण नहीं दिखाई दे रही थी, वो यहाँ कटाव में उनको दिखाई देती है। तो देखो, बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देने लगे थे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो, सफेद पाउडर होता है ना, वैसा लग रहा था, या साबुन के झाग चारों ओर फैला दिए हों। सभी यहाँ बर्फ पर कूदने लगे थे। लेखिका को लगा शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, यानी वेद जो लिखे गए ऋषि मुनियों के द्वारा वो उन्होंने यहीं बैठ करके लिखा होगा, क्योंकि यहाँ की इतनी सुंदरता है तो इसीलिए वो वेद भी इतने अच्छे उन्होंने लिखे हैं, और जीवन के गहन सत्यों को खोजा होगा। भाई ऋषि मुनियों ने जो हमें दिए हैं वेद, जिनमें सारी सच्चाई दी गई है, वो उन्होंने इसी दृश्य को देख करके लिखे होंगे। लेखिका की मित्र मणि एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, यानी जो दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर जो होते हैं, उनकी तरह कहने लगी उनके मित्र कि ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से इंतजाम करती है, मतलब वो उन सबको देख कर गई थी प्रकृति किस तरीके से हमारे लिए व्यवस्था करती है, कैसे सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, भाई बर्फ के रूप में जमा दिया सर्दी के मौसम में, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है, यानी पानी के लिए लोग परेशान होते हैं, तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है, यानी यही बर्फ पानी बन करके जो है हमें पानी के रूप में, पीने के रूप में हमारे काम आते हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, यानी ईश्वर ने कितनी अच्छी व्यवस्था हमारे लिए जल इकट्ठा करने की हुई है। आगे है सैनिकों की वीरता के किस्से, अब उसके बारे में बताया है। वहां से आगे बढ़ने पर उन्हें मार्ग में इक्की दुक्की फौजी छावनियां दिखाई देती हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर चीन की सीमा थी, यहाँ से भाई चीन पास ही पड़ता है बॉर्डर से। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड, यानी उस समय का टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, तो उसने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं, कि इसीलिए तो हम पहरा दे रहे हैं ताकि आप लोग आराम से सो सकें। थोड़ी दूर एक फौजी छावनी पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, है ना, यानी वी गिव अवर टुडे, कि आप हमें दे रहे हैं आज का दिन ताकि हम आपको दूसरा अगला दिन दे सकें, फॉर यानी तुम्हारे आने वाले समय के लिए, योर टुमारो। लेखिका को भारतीय सैनिकों पर बहुत गर्व होता है क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करते हैं। वह सोचने लगती है कि पोष और माघ के महीनों में जब केवल पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, पेट्रोल को छोड़ करके जब पानी सारी चीजें जम जाती है, उस समय भी ये सैनिक हमारी रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं, हमारी रक्षा के लिए वहीं पर सीमा पर डटे रहते हैं। युमथांग की घाटियों में ढेरों प्रियुता और प्रियुता और रूडोडेड्रो के फूल खिले हुए थे। यहाँ युमथांग की जो घाटियां हैं उनमें ये दो तरह के फूल खिले हैं, कौन से, प्रियुता और रूडोडेड्रो के फूल खिले हुए थे। जितेन उन्हें बताता है कि अगले 15 दिनों में पूरी घाटी फूलों से भर उठेगी, यानी इतने फूल होंगे अगले 15 दिनों में कि ये पूरी घाटी ही बिल्कुल फूलों से भरी हुई रहेगी। फिर है सिक्किम का जो है भारत प्रेम, वो भी उनको आगे दिखता है, तो किस घटना से वो देखते हैं इसको, तो देखो लेखिका युमथांग में चिप्स बेचती हुई एक युवती से पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो। एक महिला है जो
चिप्स बेच रही है, तो उससे पूछती है क्या तुम सिक्किमी हो, तो वह युवती उत्तर देती है नहीं मैं इंडियन हूँ। क्या कहती है वो युवती कि मैं सिक्किमी नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। फिर आगे सिक्किम से जुड़ी लोक मान्यता है, वहां पर कैसी चीजों को मान्यता दी गई है वो है, जब लेखिका तथा उनके साथी जीप में बैठ रहे थे तब एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। लेखिका की साथी मणि बताती है कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। जब वो कुत्ता वहां से निकल करके गया तब मणि ने उस कुत्ते को देखा और वो लेखिका को कहती हैं कि ये कुत्ते वो हैं जो केवल चांदनी रात में भौंकते हैं, अन्यथा ये भौंकते ही नहीं हैं। वापस लौटते हुए जितेन उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए और जिस स्थान पर चावल छिटक गए थे वहां चावल की खेती होती है। यानी गुरु नानक जो है वहां आए थे तो उनके पैरों के निशान उस पत्थर पर बने हुए हैं और उनकी थाली से कुछ चावल के दाने गिर गए थे तो वहां पर अब चावल की खेती होती है, ऐसी मान्यता वहां पर है। आगे है खेदुम का महत्व। खेदुम क्या है देखें, जितेन उन्हें बताता है कि 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नामक एक स्थान पर देवी देवताओं का निवास है। यानी जो खेदुम स्थान है वहां पर वो किसके लिए प्रसिद्ध है, देवी देवताओं के लिए, उनका देवी देवताओं का निवास स्थान है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि जो यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी प्राकृतिक सुंदरता को जो नुकसान पहुंचाता है, गंदगी फैलाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी मान्यता वहां पर है। लेखिका के पूछने पर कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, तो वह उत्तर देता है नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं, हम यहाँ गंदगी नहीं फैलाते। जितेन युमथांग के विषय में एक जानकारी और देता है कि जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता, कप्तान कौन है, भारतीय सेना के शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रखकर क्या होगा, कि केवल सैनिक ही सैनिक यहाँ रहे इससे क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, स्पष्ट नहीं है सॉरी, टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। यानी जो यात्री यहाँ पर घूमने के लिए आ सके तो टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आज भी यहाँ रास्ते बनाए जा रहे हैं। लेखिका सोचती हैं कि नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है और शायद मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम सौंदर्य है, सुंदरता है। यानी हम ये कहें कि ये जो हमारे हैं कप्तान शेखर दत्ता के कारण जो है आज भी यहाँ, क्योंकि एक बार जो चीज सिलसिला शुरू हो जाता है वो आगे बढ़ता ही चला जाता है, तो इस सिलसिले को शुरू करने वाले शेखर दत्ता थे। तो ये हमारा अध्याय पूरा होता है। अब जो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। तो देखो, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र के बारे में पूछने पर जितेन ने लेखिका को बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इससे लेखिका को लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी ही है। मैदानी क्षेत्र में भी ऐसी अनेक मान्यताएं और विश्वास प्रचलित है। भाई ये चीजें हमारे नीचे जो है, जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी हम लोग मानते हैं ऐसी मान्यताओं को कि भाई ऐसा करने से, गंगा नदी में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसी मान्यताएं जो हैं हमारे वहां पर भी है। तो यानी हमारी जो है ये आत्मा एक सी ही है। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी व्यक्ति को पाप मुक्त कर देती है और उसे मोक्ष प्रदान करती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मैदान हो या पहाड़, वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ के लोगों की आस्थाएं, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं, इसीलिए उनको ये सारी चीजें एक जैसी लगती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं और क्यों? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए।
तो देखो, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा था? तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा था कटाव जो स्थान है उसको कहा गया था, क्योंकि कटाव सिक्किम का सबसे खूबसूरत बर्फीला स्थान है। और जगह उनको नहीं मिली थी, बर्फ जो स्नोफॉल थी वो नहीं मिली थी, तो वो उनको कहाँ करके मिली थी? कटाव में आकर के मिली थी। तो ये खूबसूरत और बर्फीला स्थान है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत मनोरम है, मन को अच्छा लगने वाला। लेखिका की सहयात्री मणि जो स्विट्जरलैंड घूमकर आ चुकी थी, उन्होंने देखा था स्विट्जरलैंड, तो जो घूम करके आ चुकी थी स्विट्जरलैंड, उन्होंने कटाव को स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर बताया। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखकर सैलानी स्वयं को ईश्वर के निकट समझते हैं। यहाँ उन्हें अद्भुत शांति का अनुभव होता है। अब ये सारी चीजें वहाँ है। फिर सिक्किम की यात्रा के दौरान यही एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ लेखिका को स्नोफॉल लेखिका जो है स्नोफॉल देख पाई थी। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और पहाड़ पर बिखरी बर्फ की चादर का दृश्य अत्यंत मनोरम है। यहाँ के पहाड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो या साबुन के झाग चारों ओर फैला दिए हो। यह अत्यंत ऊंचे तथा दुर्गम स्थान पर स्थित है, यानी बहुत ऊंचा है और यहाँ पर जाना बहुत कठिन है। यहाँ प्रकृति अपने पूरे संपूर्ण वैभव के साथ दिखाई पड़ती है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर सभी सैलानी यहाँ के दृश्य को कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे, परंतु लेखिका वहां के प्रत्येक दृश्य को अपने मन में अंकित कर लेना चाहती थी। भाई वो तो सब कैमरे फोटो खींच रहे थे ताकि हम वापस जाकर के इनको दोबारा देख सकें, लेकिन लेखिका जो है इस पूरे दृश्य को अपने मन में अंकित करना चाहती थी ताकि वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सके, और उन्होंने समझा, तभी तो वो इतनी सारी चीज़ें लिख पाई। तो ये हमारे जो तीनों कृतिका जो पुस्तक है उसके तीनों जो अध्याय हैं वो यहीं पर हमारे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।